नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। पंजाब के पटियाला में आज जेल की दीवारें बदमाशों की साजिश के आगे कमजोर साबित हो गईं। यहां की नाभा जेल से 6 बदमाश बड़े आराम से फरार हो गए। खतरे की बात यह है कि इनमें से एक खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का सरगना भी है, जो ISI का पिट्ठू रहा है। एक महीने में जेल से अपराधियों की फरारी की यह दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले भोपाल से सिमी के आतंकवादी जेल से भागे थे और अब पंजाब की जेल से बदमाशों का 9-2-11 हो जाना हमारे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। खबरदार में आज हम देश की जर्जर जेल व्यवस्था का पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आपको पंजाब पुलिस का रक्त चरित्र दिखाते हैं। नाभा जेल से बदमाशों को भागने से रोकने में नाकाम पंजाब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर एक बेकसूर लड़की को मार डाला। जो एक मुलाजिम आए, उन्होंने साढ़े से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। और जब हॉस्पिटल मिला तो तब तक वो लड़की मर चुकी। मरना चाहिए। जरा सुनिए पंजाब पुलिस का वो रक्त चित्र जो आपको गुस्से से भर देगा, आपका खून खौल उठेगा, आपको पुलिस से घिन होने लगेगी, क्योंकि ये लोग ना बदमाश हैं, ना आतंकी और ना ही असामाजिक तत्व। ये आम लोग हैं जिनका पंजाब पुलिस ने बेवजह एनकाउंटर कर दिया। सोते जा रहे थे ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਣੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਕਿ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਫਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। पटियाला की नाभा जेल से एक आतंकी सहित 6 बदमाशों को बड़े आराम से निकल जाने देने वाली पंजाब पुलिस जब सर्च ऑपरेशन करने निकली तो उसका गुस्सा इस बेकसूर परिवार पर फूटा। आतंकियों का तो बाल भी बांका न कर सके, लेकिन एक बेकसूर को कैसे बेमौत मार डाला, इसकी बानगी सुनिए। तो इस तरह जी इतने नाका लाया सी पुलिस ने, इधरों गड्डी आई है नवांगो साइड तो उन्होंने हाथ मारिया। वो पता नहीं थोड़ी गड्डी अगे जा क्रॉस हो गई, की होया है नहीं पता लग्या, मगर वो गोली चली है। वो जख्मी हो गए ने, लै गए ने नाल दे चौके समाने लै गए ने बगैर वर्दी तो। हाँ वर्दी च नहीं है, बगैर वर्दी सिविल च। हरियाणा पंजाब सीमा से सटे एक गांव के करीब ये परिवार अपनी कार से गुजर रहा था। पुलिस की चेकिंग चल रही थी। पुलिस ने कार रोकने का इशारा किया। जब तक ये परिवार इशारा ठीक से समझ पाता, पुलिस की बंदूकें चलनी शुरू हो गई थी। आतंकी के सामने कायर बनी रही पंजाब पुलिस यहाँ बहादुरी दिखाने पर उतर आई थी। ਧਰਮੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 6-7 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ। ठीक है जी। पहले बैरीगेड ਤੇ ਗੱਡੀ स्लो हो चुकी सी, दूसरे बैरीगेड ਤੇ जाके ਗੱਡੀ मैं लगा ही रहा सी। ठीक है जी। ਗੱਡੀ खड़दे ही अग्गों एक मुलाजम आए, उन्होंने साडे उत्ते अन्नाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक बेकसूर लड़की को एनकाउंटर के नाम पर मार देने वाली पंजाब पुलिस को लोगों ने घेर लिया। गोलियां चलाने वाले कांस्टेबल को जान बचाना मुश्किल हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक बेकसूर को मार देने वाली पंजाब पुलिस को उसकी इस गलती की सजा मिलेगी? भयंकर लापरवाही पंजाब पुलिस ने की है। एक मासूम को जबरदस्ती निशाना बनाया गया है। हालत आप इनकी देख सकते हैं। लड़कियां गाड़ी में बैठी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद एक मौका इनको नहीं दिया गया और सीधे सामने से फायरिंग कर दी। शायद कहीं ना कहीं इससे बड़ी लापरवाही कोई नहीं हो सकती है। कैमरामैन मनोज सांगवान के साथ सत्येंद्र चौहान, समाना, आज तक। एक परिवार पर पंजाब पुलिस की यह ज्यादती खून खौला देने वाली है। यह वही पंजाब पुलिस है जिसकी पहरेदारी के बीच से सुबह आज एक आतंकवादी समेत 6 बदमाश फरार हो गए। और बुज़दिली का आप आलम देखिए पुलिस का।
कि भागते बदमाशों का पीछा करने की हिम्मत भी पंजाब पुलिस नहीं जुटा पाई। ये पंजाब पुलिस की घोर लापरवाही का सबूत है। इसी नाभा जेल से पंजाब पुलिस की नाक के नीचे से एक आतंकी समेत 6 बदमाश रफूचक्कर हो गए और पुलिस कुछ न कर सकी, बस भागते हुए बदमाशों को बेशर्म नजरों से देखती रह गई। तो ये गेट हम आपको दिखा रहे हैं जेल का, और पीछे जो सामने वो जो लगा हुआ है दूसरा गेट है, उस गेट पर भी फायरिंग शुरू हुई थी और उसके बाद जो है संतरी वहां का जो होता है उससे चाबियां ली गई और जो है 6 कुख्यात अपराधी जिनमें एक आतंकी शामिल है हथियारों के साथ फिलहाल फरार है। सब कुछ बेहद ड्रामाई अंदाज में हुआ, किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह। 2 बड़ी गाड़ियों में करीब 10 हथियारबंद हमलावर सुबह 8 बजे नाभा जेल पहुंचे, 9 पुलिस की वर्दी में। बदमाशों ने जेल के संतरी को धोखा देने के लिए अपने एक साथी को सादे कपड़ों में हथकड़ी बांधकर बैठा रखा था। उनकी चाल कामयाब रही। जेल की सुरक्षा में खड़े संतरी ने दरवाजा खोल दिया और एक एक करके सभी अंदर दाखिल हो गए। अंदर आते ही बदमाशों ने वहां तैनात 2 बंदूकधारी संतरियों को तुरंत गोली मार दी, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए बैरक की तरफ निकल गए। होना तो ये चाहिए था कि पंजाब पुलिस बदमाशों का पीछा करती, उन्हें मार गिराने की कोशिश करती, लेकिन डरे सहमे पंजाब पुलिस के जवान हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। हमने यहाँ पे क्या था, कोई पुलिस वाला नहीं था। जब वो निकल गए हमें आके बाद में आके बोल रहे हैं कि आप पीछे हट जाओ। हमने कहा आप पीछे हटने का क्या फायदा है, क्योंकि अब तो वो जा चुके हैं। बहुत ज्यादा फायरिंग हुई थी, मैं नंबर तो नहीं बता सके एग्जैक्ट। ये पंजाब पुलिस की घोर लापरवाही है जो आतंक मुक्त हो चुके पंजाब पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि फरार 6 बदमाशों में से एक हरमिंदर सिंह मिंटू है, जिसका आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से कनेक्शन रहा है। मिंटू खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का सरगना रहा है। 2009 तक वो आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी जुड़ा रहा। हरमिंदर ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग भी ली है। भारत में मोस्ट वांटेड होते ही वो फरार हो गया था और थाईलैंड में अपना अड्डा बनाया। हरमिंदर कई बार पाकिस्तान का दौरा भी कर चुका है। 49 साल के इस आतंकी पर 10 बड़े आरोप हैं। इनमें सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर हमले की साजिश, पंजाब में शिवसेना के 3 नेताओं की हत्या और लुधियाना में हलवारा एयरफोर्स स्टेशन में IED लगाने के आरोप शामिल है। हरमिंदर सिंह मिंटू को 7 नवंबर 2014 को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। पंजाब पुलिस के निकम्मेपन का हाल देखिए कि आधे घंटे तक बदमाशों की गाड़ियां उसी इलाके में चक्कर काटती रहीं, लेकिन पुलिस के जवान अपने ठिकानों में दुबके रहे। तरफ भागे थे वो पहले इधर गए हैं, इसके बाद वो फाटक लगा था, फिर वो वापिस आए। जब वो वापिस निकले फिर ये वापस आ रहे हैं यहाँ से। उसके बाद बोल रहे हैं आप पीछे हट जाओ। ये तो कोई बात नहीं है। पंजाब में चुनाव होने वाला है और बदमाश जेल से फरार हो चुके हैं। कहीं पंजाब को इस गलती का खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए। सत्येंद्र चौहान, नाभा जेल, पटियाला, आज। खबरदार में अब हम नाभा जेल की सुरक्षा में चूक का पूरा विश्लेषण करेंगे। इस जेल से बदमाशों का फरार हो जाना हैरानी की बात है, क्योंकि नाभा जेल को मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल का दर्जा दिया गया है, यानी कि इससे ज्यादा पुख्ता इंतजाम नहीं हो सकते। ये जेल करीब 22 एकड़ में फैली हुई है। जेल में करीब 1000 कैदी हैं, जिनमें से 400 के करीब कैदी ऐसे हैं जो बेहद खतरनाक हैं। इनमें आतंकवादी, गैंगस्टर, कुख्यात बदमाश शामिल हैं। नाभा जेल में एक वक्त में करीब 250 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। नाभा जेल के जिस मेन गेट से कैदियों के भागने की आशंका जताई जा रही है, उसकी ऊंचाई करीब 22 फीट है और उसकी दीवार के ऊपर हाई वोल्टेज बिजली के तार लगे हुए हैं। जेल में 150 के करीब CCTV कैमरे भी लगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कैदी फरार होने में कामयाब हो गए। फिलहाल रुख दूसरी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रचारक के रोल में नजर आए। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के फैसले का खुलकर समर्थन किया और कल हो रहे विपक्ष के भारत बंद की धज्जियां उड़ा दी। दम ने बर्बादी लाई है कि नहीं लाई है? मैं तो कर्ज चुकाने आया हूं भाइयों बहनों, कर्ज चुकाने आया। जो बड़े बड़े हैं उनको बड़ी बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन छोटे छोटे लोगों को छोटी छोटी तकलीफ तो होगी कि 50 दान तकलीफ रहने वाली है। अभी तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों 20 दिन हुआ है।
काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे हैं। भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए ये फैसला मैंने लिया। 70 साल तक जो लूटा है उसको निकालना है और गरीब का घर बनाना है। पीएम मोदी ने इतवार के दिन विपक्ष पर भरपूर वार किए। किसान के खेत में पानी पहुंचाना है। 70 साल तक लूटा है, उन पैसों को निकाल करके गरीब की झोपड़ी में बिजली का तार पहुंचाना है। ये प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान है जो विपक्ष के भारत बंद का बंटाधार कर सकता है। ये भगवान बुद्ध का धरती है। क्योंकि पीएम ने विपक्ष के प्रस्तावित बंद को करप्शन के खिलाफ बताकर सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। एक तरफ सरकार, एक तरफ हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं। काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे हैं। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? काला धन का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद होना चाहिए? भाइयों बहनों, सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए ये फैसला मैंने लिया। 70 साल तक जो लूटा है उसको निकालना है और गरीब का घर बनाना है। कुशीनगर के इस चुनावी मंच पर मोदी नोटबंदी की नीति का प्रचारक नजर आए। नीति और नियत दोनों को मोदी ने डिफेंड किया। देश के प्रधानमंत्री के हाथ में अखबारी विज्ञापन का टुकड़ा था और वो जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैशलेस इकोनॉमी का सपना कोई दूर की कौड़ी नहीं। एक एडवर्टाइजमेंट आज आपने अखबार में देखा होगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस एडवर्टाइजमेंट को पूरी तरह पढ़ें और इसका कटिंग करके हर दुकान पर लगा दे, अखबार से निकाल करके। सब लोग इतना काम जरूर करें और इसमें किस प्रकार से अपने मोबाइल का खाता खोला जाता है उसकी सारी विधि बताई गई है। आपके पैसे आपके हैं, बिना नोट के भी आप इसका खर्च कर सकते हो। भाइयों बहनों, ये नोटों का उपयोग काले धन वाले संग्रह करना चाहते हैं। हम काले धन वालों को सफल होने देना नहीं चाहते हैं। हम भ्रष्टाचारियों को सफल होने देना नहीं चाहते हैं। मोदी के इस सुपर संडे स्पेशल शो के तमाम रंग थे। पीएम ने नोटबंदी को पूरी ताकत से ईमानदारी से भरा फैसला बताया। विपक्ष की नियत में खोट पर चोट की तो अपनी मजबूरी भी खुलकर बताई। इस देश को काले धन से मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? किसी ने तो कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? भाइयों बहनों, बीमारी के कारण जब बीमारी दूर करने के लिए दवाइयां देते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है कि नहीं होती है? आज मैं देश का आभार व्यक्त करने आया हूं। भगवान बुद्ध की इस धरती से मैं देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। मुसीबत में फंस जाए, जितना यूरिया पैदा होता है किसान के खेत में जाता है। बताइए भाइयों बहनों, चोरी बंद हुई कि नहीं हुई? बेईमानी बंद हुई कि नहीं हुई? काला बाजारी बंद हुई कि नहीं हुई? किसान को यूरिया मिला कि नहीं मिला? मोदी ने रविवार के दिन का भरपूर फायदा उठाया। आज का दिन स्कोर बराबर करने वाला था। संसदीय शोरगुल से दूर मैदान खाली था तो मोदी ने ताबड़तोड़ शॉट खेल डाले। कल विपक्ष ने भारत बंद का कॉल दे रखा है, लेकिन उससे पहले ही एकजुटता में दरार दिखने लगी है। जेडीयू ने बंद से खुद को दूर कर लिया है। मोदी बढ़त लेने में कामयाब रहे हैं। विपक्ष आधा अधूरा दिख रहा है, लेकिन देश अभी भी नकदी संकट की चपेट में है, जिससे बाहर लाने की चुनौती सरकार के सामने है। आज तक ब्यूरो। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के साथ है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि नोटबंदी के 19वें दिन भी जनता की परेशानी बनी हुई है। आज तक लगातार आपको नोटबंदी की ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाता रहा है। आज भी हम बाजार गए, लोगों से मिले, उनकी राय सुनी और उनकी मुश्किलें भी देखी। अब आप देखिए। मेट्रो
मेट्रो की सफारी कर हम लोग पहुंचे हैं कैनॉट प्लेस। और इस लिफ्ट से जब हम बाहर निकलते हैं कैनॉट प्लेस में तो क्या देखते हैं? बाहर निकलिए और आपका स्वागत होता है एक बहुत लंबी लाइन से। ये एक बैंक का दफ्तर है और यहाँ पर कितनी लंबी लाइन है इसका आप अंदाजा यहाँ से लगाएं। और अभी रविवार की सुबह है। रविवार की सुबह कहा जाता है कि एटीएम जो कैनॉट प्लेस है वो तकरीबन बंद होता है। लेकिन ये देखें लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये इंतजार कुछ लंबा ही होता जा रहा है। नकदी की कतार लंबी होती जा रही है। नोटबंदी के 19वें दिन भी तस्वीरें कमोबेश वही है। नकदी मिलना आज भी किस्मत की बात है। क्यों खुश हैं आप? मैं खुश इसलिए हूँ कि जो अमीर और गरीब का है वो डिफरेंस शायद कहीं हद तक कम आएगा। आपको लग रहा है ऐसा होगा? मेरे को लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल कम होगा सर, इसमें कोई। तो आप लोग जितने लोग लाइन में खड़े, एक बात बताइए, जितने लोग लाइन में खड़े हैं कितने लोग ऐसे हैं जो सरकार के फैसले से खुश हैं? हाथ उठाइए जरा। ये देखें कितने लोग ऐसे हैं वहां पर पीछे जो सरकार के फैसले से खुश हैं? हाथ उठाइए जरा। 2500 से ज्यादा करते तो इतनी लाइन नहीं रहती है। आज तक आपको लगातार नोटबंदी के ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहा है। आज हम कनॉट प्लेस के कारोबारियों के बीच गए। तो कितने प्रतिशत, मतलब पहले कितने लोग आते थे, अब कितने आने लग गए? सर पहले कम से कम 500-600 लोग आते थे, अब तो रोज का? हाँ सर। अब इस समय 2-2.5 के आसपास सर। इस नोट जो निकाला है इसकी वजह से हमें थोड़ी परेशानी हो रही है कि हमें सब्जी वब्जी खरीदने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। थोड़ा बहुत असर पड़ा है सर, ज्यादा बता रहे हैं 20-25% कम हुआ है। हाँ थोड़ा बहुत हुआ है। मोस्टली पेमेंट हमारे यहाँ कार्ड से हो जाता है। दादा एक बात बताइए, लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आजकल? अरे कहाँ आ रहा है, उनके पास मनी है नहीं है, कहाँ से आएंगे? यहाँ पे पहले कैश आता था, अब कैश आना बंद हो गया, अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से यूज हो रहा है सारा। लोग कितने आ रहे हैं यहाँ पर? वॉकिंग पहले 150 होती थी, आजकल 80 या 90 समथिंग हो रही है। तो ये वेंगर्स में हम जा रहे हैं। वेंगर्स एक बहुत लैंडमार्क कैनॉट प्लेस का बहुत पुराना सबसे अच्छे स्टोर्स में से। सर ये बताइए, ये जो 500 और 1000 के नोट का फैसला आया है, इसके बाद आपके फुटफॉल में कोई कमी आई है? सर कमी ज़्यादा नहीं आई है, पर यह है जहाँ पर स्वैप सिस्टम है, मशीन सिस्टम है, तो वहाँ तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई हैं। और हमारे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ज़्यादा पड़ा होगा 10-15% का फर्क पड़ा। कमी आई है। कितनी कमी आई होगी? मतलब 40% तो रहेगी। 40% वो बता रहे हैं, 20% के आसपास। डिफरेंट विद डिफरेंट पीपल। आपके लिए क्या है? मेरे लिए भी है थोड़ी बहुत, पर उतनी नहीं है। आपकी परचेजिंग पावर में कितनी अफेक्ट हुआ है, कितना फर्क आया ये जो नया फैसला आया 500 और 1000 के नोट? बहुत ज़्यादा नहीं आया है, मार्जिनल। जो आपके अपने वर्कर्स वगैरह हैं, जो आपके लोग हैं, इन लोगों के लिए कितनी डिफिकल्टीज हुई? डिफिकल्टी तो हुई सर, इनको भी दिक्कत हुई है। काफ़ी फर्क आया है। काफी फर्क है। हाँ। क्या सेल्स में अफेक्ट हुआ है? सेल में काफ़ी कमी आ गई है। आप लोग कार्ड लेते हैं? नहीं सर, अभी ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं। खुद कैसे मैनेज करते हैं? अपने लिए तो बस वही सो के आ रहे हैं, उसी से काम चल रहा है। सिटीज़ है जहाँ से गांव कनेक्ट करते हैं सर, उनके लिए कितनी दिक्कत है आप सोच भी नहीं सकते। हम अपना देख रहे हैं, हम उनका नहीं देख रहे। उनके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा दिक्कत है। हम जनता को क्या मिलेगा, मेरे पास क्या आया? मैं हर सुबह ये सोचता हूँ कि भाई सरकार की तरफ से मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन आम जनता को क्या मिलेगा? क्या आम जनता पेशेंस रखने के लिए तैयार है? अभी थोड़ा मेरे ख्याल से अभी तक पेशेंस जूंगा तू है, लोग अभी भी मोदी सरकार के साथ में हैं। अब देखना यह है कि सर्कुलेशन कितनी तेजी से आम लोगों के बीच पहुंचता है। कनॉट प्लेस में वीकेंड की तफरीह करने आया यंगिस्तान भी नोटबंदी के साथ खड़ा दिखा। तो ये जो 500 और 1000 रुपए का नोट का फैसला है, हाँ जी, इससे कुछ नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है? क्या फायदा हुआ है। और आपके पास पैसे आ रहे हैं? बिल्कुल। एटीएम में खड़े होते हैं? बिल्कुल। कितने घंटे? 4 से 5 घंटे खड़े होते हैं, लेकिन इजीली हम पैसे उसमें से निकाल लेते हैं। पॉलिसी मेकर्स नहीं है, बट वी आर गिविंग इट अ ट्राई कि अगर हमारे को 50 डेज के अंदर क्या निकल के आता है, वी आर ऑल्सो होपिंग फॉर समथिंग पॉजिटिव। बहुत खुशी। आपके पास एटीएम में जाने में आप आराम से जाते हैं? क्या दिक्कत होती है? मैं एटीएम यूज़ नहीं करता, एक्चुअली पेटीएम यूज़ करता पेटीएम से काम चल जाता है। लेकिन घर में सब्जी कैसे आती है? सब पेटीएम के थ्रू। सब्जी पेटीएम से आ जाती है? क्योंकि जो वेंडर्स हैं, ज्यादा दाम नहीं देना पड़ता है? नहीं, ज़्यादा टाइम कुछ नहीं देना पड़ता। लेकिन कुछ तस्वीरें इनसे अलग हटकर भी हैं, जैसे ये ऑटो वाला जिसकी कमाई नोटबंदी से चौपट हो गई। भाई साहब बड़े इत्मीनान से बैठे आप। ये बताइए, ये जो फैसला आया है मोदी जी का, इस फैसले के बाद 500 और जो 1000 के नोटों का ये जो फैसला है, इस फैसले के बाद आपको क्या लगता है? आपको लाइन में खड़ा होना पड़ा?
जी लाइन में खड़ा होना पड़ा। आपका धंधा ठीक चल रहा है या थोड़ा नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है सर। कितना नुकसान हो रहा है? ज्यादा, बहुत ज्यादा नुकसान है। बहुत ज्यादा नुकसान है? कितना, मतलब कितने परसेंट होगा? एक दिन में कम से कम 700-800 रुपये कमा लेते थे, 400-500 रुपये भी काम निकल रहा है हम लोग का। बड़ा है। दरअसल हमें पता लगा कि एक ऐसा परिवार है यहाँ पर जिस परिवार के अंदर अब से कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले उनकी दादी या उनकी माताजी का इंतकाल हुआ, देहांत हुआ। 108 वर्ष की थी वो, और आज इनके पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं। संपन्न लोग हैं लेकिन पैसे इतने नहीं हो पा रहे हैं कि उनकी 13वीं की जा सके। आइए उस परिवार के पास चलते हैं, यहाँ पर काफी सारे बच्चे मौजूद हैं। और इस परिवार के सामने तो माँ की 13वीं कैसे करें, इसका सवाल है। अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? ये जो नोटबंदी, सामान मिल जाए हमें, मतलब जो 13वीं करेंगे ना उसका सामान मिल जाए, क्या पैसे मिल जाए बैंकों से, तो बता बस और कुछ। और ये आपको क्या सामान लेना है? ऐसा पैसे की क्या जरूरत है? आप तो संपन्न, कार्ड वगैरह से काम नहीं चल पाता है क्या? नहीं, कार्ड से नहीं, वही मतलब आटा है, चीनी है, और जो मिर्च मसाले है, घी है। दिक्कत यही आ रही है कि हमें पैसा नहीं मिल पा रहा है, उनका काज कैसे करें। और क्या आस पड़ोस के लोगों ने कुछ पैसा ऐसा दिया, उनसे उधार लिया कुछ? नहीं, उधार नहीं लिया है, ना दिया है उन्होंने। पैसा अपना नहीं मिल रहा है ना। अच्छा, कुल मिला के ये जो फैसला है, ये फैसला के बारे में क्या कहेंगे आप? फैसला गलत है। ये पैसा कागज हो गए, मतलब पैसे नहीं मिल रहा है, लेन लगा लगा के चले आ रहे हैं, बैंक में कैश खत्म हो रहा है। आपने कुछ बोला, किसी से मांगा पैसा? ऐसा मांगा है बट सबके पास वही बोलते हैं ओल्ड करेंसी, न्यू करेंसी किसी के पास है नहीं, लाइंस काफी है बैंक के अंदर। दिक्कत तो आ रही है, जब पैसे ही नहीं वो होंगे तो दिक्कत तो आएगी आएगी। क्या दिक्कत आती है? यही दिक्कत आ रही है कि वही खुले पैसे भी वो नहीं हो रहे, और वो पैसे जो जमा कर रहे हैं, वो थोड़े बहुत पैसे थे वो जमा करे, वो भी बैंक से लेने में 4.5 दिन लग के आ जाओ, वो भी नहीं मिल रहे। तस्वीरें मिली जुली हैं, लेकिन महीना खत्म होने वाला है। दिसंबर की सैलरी भी आने वाली है। नए महीने के पहले हफ्ते से पहले इंतजाम को और दुरुस्त करना होगा। निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली, आज तक। नोटबंदी से पूरे देश में त्राहिमाम मची है, मगर सबसे ज्यादा स्थिति उन घरों की खराब है जहां शादी है, क्योंकि बैंक से पैसे नहीं मिल रहे और घरों में शहनाई के बजाय परेशानी का संगीत बज रहा है। आज हम आपको नोटबंदी के बाद शादियों में हो रही परेशानी से रूबरू करवाएंगे, मगर सबसे पहले बात एक गरम चाय की प्याली की। एक गरम चाय की प्याली हो तो मूड फ्रेश हो जाता है, लेकिन अगर चाय की सिर्फ एक ही प्याली हो और वो भी शादी की दावत में, तो आपका मूड बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। लेकिन नोटबंदी के इस दौर में एक ऐसी ही शादी हुई है जहां बारातियों को सिर्फ एक प्याली चाय पीने को मिली, और ये शादी पूरे देश के लिए अब मिसाल बन गई है। एक कप चाय वाली ये शादी देश के प्रधानमंत्री को भी इतनी भाई कि आज नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस शादी का जिक्र किया, तारीफ की। सिर्फ 500 रुपए में हुई है ये शादी। चाय की चुस्की दिलचस्पी के तमाम दरवाजे खोलती है। चाय पर समाज के सरोकारों और विकारों पर सार्थक चर्चा होती है। लोकसभा चुनाव के पहले तो पीएम मोदी ने चुनावी रणनीति ही चाय पर चर्चा करके बनाई। चाय पर चर्चा ने चुनाव को चमकाया, और न सिर्फ चमकाया बल्कि इसी चाय की चर्चा के चलते नरेंद्र मोदी पीएम बन गए। मगर खुद पीएम ने भी नहीं सोचा होगा कि शादी की बात का शुभारंभ चाय की जिस टेबल पर होता है, उसी टेबल पर चाय की चुस्कियों के सहारे ही 7 फेरे भी हो सकते हैं। सुनने में अजीब भले ही लगे, मगर गुजरात में सूरत के 2 परिवारों ने सिर्फ चाय की चुस्की के सहारे ही अपनी पूरी शादी निपटा ली, और इस हैरतअंगेज शादी का जिक्र पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में की। मैं चुनाव में चाय पे चर्चा करता। पीएम मोदी के चुनावी कैंपेन का हिस्सा रही चाय पर चर्चा कब चाय पर शादी में बदल जाएगी, ये बात खुद कभी पीएम मोदी ने भी नहीं सोची थी। लेकिन नोटबंदी की वजह से शादी में आने वाली दुश्वारियों की वजह से ये आइडिया सूरत की दक्षा परमार और भरत मारू को आया। उन्होंने अपनी शादी पर धूम धड़ाके और गाजे बाजे पर लाखों रुपए खर्च करने की जगह सादगी से बारातियों को एक एक कप चाय पिलाई और शादी संपन्न कर ली।
तो हमें पहले तो टेंशन आ चुका था कि हमारी शादी फिक्स हो चुकी है, अब कैसे हमारी शादी होगी, सारी तैयारियां बाकी है, कैसे शादी की तैयारियां होगी। और फिर बाद में हम लोगों ने सोचा कि जो चाय पे मोदी जी चर्चाएं कर रहे हैं उस चाय पे ही हम शादी क्यों ना करें। और उस विचार को लेके हमने वो समाज वालों को और हमारी फैमिली वालों को सबको समझाया और उन लोगों को बताया कि हम ऐसे ही चाय पे शादी कर रहे हैं। तो उन लोगों ने इस विचार को अपना सराहा और हमें सपोर्ट किया और हमारी शादी को सपोर्ट किया। और फिर बाद में हमने ये सारी धूमधामें छोड़ दी और हमने सिंपल तरीके से चाय पे ही शादी कर ली। देश भर में नोटबंदी के बीच शादियों को लेकर हाय तौबा मची हुई है। 2.5 लाख रुपए की छूट तो सरकार की तरफ से शादी वाले घरों को दी गई, लेकिन बहुत से लोगों को ये छूट कम लग रही है। ऐसे में महज 500 रुपए में सूरत में चाय पर हुई शादी का जिक्र कर पीएम ने ऐसे लोगों को आईना भी दिखाया जो शादी में शाह खर्ची न हो पाने पर अफसोस जताते हैं। एक बार फिर सुनिए कैसे पीएम ने मामूली खर्चे में हुई शादी की। अब जब पीएम ने पूरे देश के सामने इस शादी का जिक्र किया तो दक्षा परमार और भरत मारू के साथ पूरा परिवार खुश है। वो पहले तो हम मोदी जी का शुक्रिया करना चाहेंगे कि और हमारे ये न्यूज़ उन तक पहुंचा और उन लोगों ने हमारी प्रशंसाएं की और मन की बात में जो बातें कही वो पूरे देश में और दुनिया में सब लोगों को पता चली और उसके कारण हमारी शादी की बात भी सारी दुनिया में पता चली। और हम दुनिया के जो अन्य लोगों हैं उन लोगों को भी यही संदेशा देना चाहते हैं कि जिस तरीके से इतनी समस्याओं के कारण भी हमने शादी सिंपल तरीके से चाय पे की, वैसे दूसरे लोग भी कर सकते हैं और इस बात को लेके हमें ज्यादा खुशी हुई। दक्षा और उनका परिवार खुश है। उन्होंने तो नोटबंदी के बीच शादी का एक सरल और किफायती रास्ता निकाला था, लेकिन उनकी ये पहल मिसाल बन गई जिसे खुद देश के प्रधानमंत्री ने सबके सामने रखा। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। ये उसी देश के दूल्हा दुल्हन थे जहां 500 करोड़ की शादियां भी होती हैं। आपको दिखाते हैं एक वो शादी थी जहां रुपए पानी की तरह बहाए गए, जहां दुल्हन ने 90 करोड़ के गहने पहने, करोड़ों रुपए का लहंगा पहना था। एक ये शादी है जहां कुछ बेहद सादगी से हुआ। इतनी सादगी से ब्याह हुआ कि पूरे देश में अब ये शादी वाह-वाही लूट रही है। मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। बिल्कुल ठीक सुना, मिसाल ही तो कायम की है इस जोड़े ने। इसी देश में आपने 500 करोड़ की शादी देखी, इसी देश में अब 500 रुपए वाली शादी देख लीजिए। एक शादी बीजेपी के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी की बेटी ब्राह्मणी की थी जिसमें खुले हाथों से रुपए लुटाए गए थे। एक शादी सूरत के इस व्यापारी की थी जिसमें रुपयों को बचाने की कोशिश थी। एक शादी कर्नाटक में थी जहां दुल्हन ने 90 करोड़ के गहने पहने थे, 17 करोड़ का लहंगा पहना था। एक ये शादी थी जिसमें दूल्हा दुल्हन सामान्य शादी के जोड़े में थे। एक वो शादी थी जिसमें मेहमानों के लिए रथ बनवाए गए थे, हेलीपैड बनवाए गए थे। एक ये शादी है जिसमें मेहमानों के लिए प्रेम से भरी एक चाय की प्याली थी। एक वो शादी थी जिसके खिलाफ पूरे देश में आवाज उठने लगी। एक ये शादी है जिसने देशवासियों के सामने एक मिसाल बना दी। सिर्फ सोच का फर्क है और कुछ नहीं। ये सोच ही है जिसने गुजरात के सूरत के रहने वाले बेहद आम जोड़े को बेहद खास बना दिया। मिलिए इनसे। यह है दक्षा बेन और यह है भरत मारू। 25 नवंबर को दोनों की शादी होनी थी। कार्ड बट चुके थे, सब लोग खुश थे, मगर एकाएक नोटबंदी के फरमान ने इन दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी। दोनों पक्षों ने बहुत धैर्य से काम लिया और फिर एक रास्ता निकाला। रास्ता ये था कि वो अपनी शादी बेहद सादगी से करेंगे। फिर बाद में मोदी जी का निर्णय आया कि अब 500,000 की नोटें सब बंद हो चुकी है। तो पहले तो बहुत सारी दिक्कतें थी कि अब शादी कैसे होगी, तैयारियां इतनी सारी बाकी है। फिर हमने सोचा कि वो मोदी जी है जो खुद चाय पे चर्चा करते हैं, तो क्यों ना हम चाय पे ही शादी करें। इसलिए मोदी जी के विचार के कारण ही हमको ये नई उम्मीदें मिली और हमने चाय पे शादी की। दूल्हा दुल्हन ने तो तय कर लिया था कि अपनी शादी में किसी तरह का बेमतलब खर्च नहीं करेंगे, मगर सवाल ये था कि क्या बाराती मानेंगे? क्या दोनों घरों के परिवार वालों को उनका ये फैसला मंजूर होगा?
नहीं, वो जब हमारी शादी फिक्स हुई सब और इतनी सारी समस्याएं खड़ी हुई थी, पैसों की जो दिक्कतें थी, तो फिर हमारे मेहमानों को भी ये बताया गया था कि ऐसी समस्याएं हुई है, इसलिए हमने ऐसे नए विचार को समाज में रखा और हमने सिंपल तरीके से शादी की। तो मेहमान लोगों ने भी हमको सपोर्ट किया और हमने ऐसे सिंपल तरीके से शादी की। दूल्हा दुल्हन के फैसले का रिश्तेदार और परिवार के लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया और 25 तारीख को बेहद सादगी से दोनों ने 7 फेरे ले लिए। आज पीएम ने जब तारीफ की तो दोनों के चेहरे खिल उठे। अब दक्षा कहती हैं कि लोगों को शादियों पर बेवजह खर्च से बचना चाहिए। यही संदेश है कि जो लोग ऐसे करोड़ों रुपए की शादी करते हैं, उन लोगों को इतना ज्यादा खर्चा करने की जगह उस पैसे को किसी और जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए और उसमें से ज्यादा फायदा हमको मिलता है और इसे सिंपल तरीके से कम खर्चे में शादी अच्छी तरह करनी चाहिए। वाकई इस जोड़े ने कमाल कर दिया है। ये मिसाल है उन तमाम लोगों को जो शादी पर पैसे पानी की तरह बहा देते हैं। ये सबक है उन लोगों को जो पैसों के लिए शादियां तोड़ देते हैं। यह मिसाल है और मिसालें भुलाई नहीं दी जाती हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत के इस जोड़े ने मिसाल रच दी, मगर हमारे देश में बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जिनके घरों में शादी है और उस घर के लोग बैंक्स के बाहर मारे मारे फिर रहे हैं। पैसों के बगैर कहीं बिटिया का ब्याह टूट गया तो पैसे न मिल पाने की चिंता में कहीं मां ने आत्महत्या कर ली। नोटबंदी के बाद जिन घरों में शहनाई बजनी थी, आज वहां मातम है। हम ये हाथ जोड़ रहे हैं आपके कि हमारी बेटी की शादी मैं 2.5 लाख आपको दे दूं। मैं 2.5 लाख मांगी नहीं रही, अब 24,000 से हम करके आ रही जो हमारे पास। कहीं बेटी की शादी के लिए बैंक मैनेजर से गिड़गिड़ा रही है मां, कहीं बेटी की शादी के चिंता में मां ने कर ली खुदकुशी, कहीं बेटी की शादी के दबाव में पिता ने त्याग दिए प्राण। पिता की मौत के बाद भी बैंक के बाहर कहीं मारी मारी फिर रही है बिटिया, कहीं नोटबंदी के चलते बिटिया का टूट गया ब्याह। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये दर्द की वो दास्तां है जिससे हिंदुस्तान का हर वो शख्स दो चार हो रहा है जिसके घर में शहनाई बजने वाली है, जिसकी बिटिया दुल्हन बनने वाली है। तैयारी को तो मानो ग्रहण लग गया है, क्योंकि रुपए बैंक में है और बैंक से 2.5 लाख रुपए निकालना लोहे के चने चबाने जैसा है। हम ये हाथ जोड़ रहे हैं आपके कि हमारी बेटी की शादी मैं 2.5 लाख आपको दे दूं। मैं 2.5 लाख मांगी नहीं रही, अब 24,000 से हम करके आ रही जो हमारे पास पैसा इसमें पड़ा था, हम किससे शादी करेंगे? 2 लाख से ऊपर है हमारा पैसा। मैं कहाँ से पैसा दूंगा? तो हम क्या आप मुझे पैसा दिलवाइए, 2 लाख हमें दे दो। मेरी बात सुनिए, मुझे पैसा दिलवाइए, मैं आपको भरपूर पैसा दूंगा। अलीगढ़ की रहने वाली ओमवती की बिटिया की शादी है, मगर रुपयों के नाम पर सन्नाटा। शादी का रंग बेरंग हो गया। घर में हल्दी लगाकर शादी की तैयारी में दुल्हन बैठी है, टेंट सज चुका है, दावत तैयार है, बैंक में पैसे भी हैं, लेकिन जिस पैसे को ऐन वक्त के लिए बचा कर रखा था, वही पैसे आज बैंक देने से इनकार कर रहा है। इतनी परेशान है, कोई जवाब नहीं हमारा। नहीं मिल पाए आपको पैसे? नहीं, क्यों दे तो 4,000 भी नहीं दिए। सरकार खूब ऊपर से करे तो तुम 50,000 हमारा है, हमने जो रहा है उसे दो हमें। तो 50,000 करे, 50,000 भी नहीं दिए। 10,000 करे, 10,000 भी नहीं दिए। और 27 तारीख की शादी है, पता कहाँ से लाने पैसे। लड़की की शादी में हिंदुस्तान में घरों में कितना काम होता है, इससे हर कोई वाकिफ है। ऐसे में परिवार के लोग बैंकों के चक्कर काट रहे हैं और विडंबना देखिए, बैंक भी इस हालत में नहीं है कि उन्हें उनके पैसे दे सके। दूसरी तस्वीर देखिए, ये फिरोजाबाद में चेतावली गांव में विक्रम सिंह का घर है। 30 नवंबर को बेटी की शादी थी। शादी के पहले टीका लगन होना था, मगर दूल्हे पक्ष ने शादी तोड़ दी, क्योंकि तय हुआ था कि दूल्हा टीका के दिन लड़की पक्ष को 5 लाख रुपए खर्च करने हैं। नोटबंदी के चलते तय रुपयों में 1 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो सका और उसका खामियाजा इन्होंने यूं भुगता कि दूल्हे पक्ष ने शादी तोड़ दी। जगह पैसा दे दो, पैसा चल रहा हो साहब ना, मेरे को मिल रहा हो, मैंने तो दे दो, तुम्हारा है मैं खेती ले लूँ, भैंस ले लूँ, और क्या बताएंगे। कितना रुपए तय किया था? 5-20।
अब कितना दे रहे थे यहाँ? 4 लाख रुपया आएगा, तो मोटरसाइकिल और जंजीर 1 लाख रुपया रहेगा। सोचिए क्या बीती होगी उस बाप पर जिसके सारे सपने शीशे की मानिंद क्षण से टूटे। देश में शादी का मौसम ऐसा है कि हर गली कूचे में एक घर आपको शादी वाला आसानी से मिल जाएगा। कोलकाता में तो एक पिता ने बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसे न मिलने पर भूख हड़ताल पर बैठ गया। बात सिर्फ परेशानी की नहीं है, आलम तो इस कदर बिगड़ रहे हैं कि बिटिया की शादी कैसे होगी, इस उधेड़बुन में माँ बाप मौत को गले लगा रहे हैं। पंजाब के फरीदकोट में 28 नवंबर को इस घर में शादी की शहनाई बजनी थी, मगर अब मौत का मातम है। 28 नवंबर को बिटिया की शादी थी, बैंक से पैसा निकला नहीं, उसी उधेड़बुन में मां ने ट्रेन के सामने कूद कर जान दे दी। मेरे घरे जो है मेरी सिस्टर ਦੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾਗਾ। तो उससे दे करके थोड़ा जो मानसिक तौर के उत्ते परेशान रहंदे सीगे, जिस कारण मतलब भी वो बिना दसे ही सुबह सानू घरों चले गए और थोड़ी देर बाद जो सानू इस गल का पता लग्या कि वो एक मतलब ट्रेन की चपेट दे विच आ गए। शादी वाले घरों के लिए सरकार ने भले ही राहत देने के लिए नई योजनाएं तैयार की हों, लेकिन वो सिर्फ कागजी दिख रही हैं। सरकार दावा कर रही है कि उसके पास पर्याप्त कैश भी है, लेकिन वो कैश बैंकों तक नहीं पहुंचता दिख रहा है। ऐसे में इस माहौल में बिना पैसों के शादी करना एक मुसीबत और चुनौती बन चुका है। अलीगढ़ से पंकज सारस्वत, मुर्शिदाबाद से इंद्रजीत और फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा के साथ मनजीत सिंह, फरीदकोट, आज तक। नोटबंदी की मार से सिर्फ वो बेजार नहीं है जिनके घरों में शादियां हैं, बल्कि नोटबंदी का असर बैंड बाजे वालों पर भी जबरदस्त पड़ा है। आइए हम आपको दिखाते हैं नोटबंदी के बाद किस कदर परेशान हैं बैंड बाजे वाले। बारात की रौनक में चार चांद लगाता है बैंड बाजा। बजता है बैंड तो थिरक उठते हैं बारातियों के पैर। बैंड की थाप पर संगीत के सुर बारात को बेमिसाल बना देते हैं। मगर नोटबंदी की मार ने बैंड वालों की बैंड बजा के रख दी है। जैसा कि चेक दे देते या पुराना नोट देते हमको, अब लेबर लेती नहीं। हम इस बात से दुखी हैं, इस बात से दुखी हैं, इस बात से दुखी है कि नोट लेबर लेती नहीं, पार्टियां हमको या तो चेक देती, चेक एकदम निकल नहीं पाता। बैंड किसी भी बारात का सबसे अहम हिस्सा होता है। बारातियों की जान इसी बैंड में तो बसती है और नाच गाने के दौरान ही होने वाली वाराफेरी और न्योछावर से इन बैंड वालों की अच्छी कमाई हो जाती थी। मगर जब से नोटबंदी हुई है तब से बैंड बाजा वाले बेहाल हैं। अब बारात में लोग नोट ही बहुत कम निकालते हैं। अब तो सर दुखी है हम, हमारे पास पैसा आता नहीं। 1500 का नोट बंद है, हमारी लेबर परेशान है, हम परेशान हैं। बैंड वाले शादियों में बैंड तो अब भी बजा रहे हैं, मगर अब उन्हें पेमेंट की चिंता सताती है। इन सब के बीच एक हैरान करने वाली बात पता चली कि इन बैंड वालों को 500 के पुराने नोट दिए जाते हैं और उस नोट को चलाने के लिए इन्हें 500 रुपए के बदले 400 रुपए ही मिलते हैं। 500 लेके जाओ, 100 रुपए काट लेते हैं। कौन काट लेता है? कोई भी काट लो, किसी से खुलाने जाते हैं तो कोई भी काट लेता है 100 रुपए। नोटबंदी का असर आम लोगों के साथ इन बैंड वालों पर भी पड़ा है। नोटबंदी के बीच इन बैंड वालों के लिए अपने खर्चे चलाना मुश्किल हो रहा है। पहले सब लोग जब बैंड बजाते थे तो अच्छा लगता था, अभी इनका अपना बैंड बजना शुरू हो गया है। 500 और 1000 के नोट नहीं मिल रहे। कैमरामैन वकार अहमद के साथ निशान चतुर्वेदी, आज तक। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। आपसे कुछ ही देर में देखिए श्वेता सिंह के साथ। देखते रहिए आज तक।